आज का जो टॉपिक है अपना अधिगम टॉपिक अपना चल रहा है, लर्निंग टॉपिक अपना चल रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफी बड़ा टॉपिक है, सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है। विकास हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तित्व हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी तो लगभग एक बार तो सभी पढ़ चुके हैं। दोबारा से एक प्रकार से आपको मैं लाइव के माध्यम से करवा रहा हूँ ताकि एक बार दोबारा और अच्छे से समझ में आ जाए। उद्देश्य यही है कि साइकोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ लो, नवीनतम पैटर्न जो भी चल रहा है उसको आप कंप्लीटली समझ जाओ। ये इसका एक उद्देश्य रहेगा। तो आज की जो क्लास है अपनी, इसमें अपन एक छोटा सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको थॉर्नडाइक समझा दिया था, आईपी पावलोव हमने पढ़ लिया है, सीएल हल को हमने कंप्लीटली समझ लिया है और सीएल हल के अलावा हमने लास्ट में बीएफ स्किनर को कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो इन चारों को अपने कंप्लीटली समझ लिया है, पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो एडविन गुथ्री को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? एडविन गुथ्री को। देखिए, रेट की एग्जाम को लेकर यही है कि आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 फरवरी को तो एग्जाम नहीं होना, क्योंकि 4 से 5 फरवरी को एग्जाम होता तो अब तक विज्ञापन आ जाता। तो फिलहाल मैक्सिमम संभावना यही है कि रेट का एग्जाम ऑन टाइम पे नहीं हो रहा है। अब आगे कितना जाता है, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये कोई नहीं जानता, याद रखना। तो आप तो यही सोचिए कि जो होगा वो बेटर होगा। हम इन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो बेहतर ये है कि जो हो रहा है उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल स्थापित करें और जो मेरे सामने है उस कोर्स को मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूं, बार बार कवर कर लूं, अच्छे से क्वेश्चन पेपर निकाल लूं और अपनी तैयारी को और प्रखर बना लूं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बाकी चीजों पे ज्यादा आप ध्यान नहीं दें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एडविन गुथ्री को। देखिए, गुथ्री जो है, एडविन गुथ्री का क्या योगदान रहा है? एडविन गुथ्री का बड़ा योगदान है। पहले नॉर्मली इन पे प्रश्न आता नहीं था लर्निंग थ्योरी में, यानी व्यवहारवादी में ही है। लेकिन व्यवहारवादी में जो मैंने आपको पुनर्बलनवादी व्यवहारवादी करवाया, उनमें तो 4 सिद्धांत थे और ये पुनर्बलन व्यवहारवादी में नहीं, याद रखना। ये किसमें नहीं है? पूर्णबलन व्यवहारवादी में नहीं है, ये अपूर्णबलन व्यवहारवादी में है, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? समीपता अनुबंधन। समीपता अनुबंधन सिद्धांत इसका नाम। इसको स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानापन्न अधिगम भी इसको बोला जाता है। एक शब्द है इंग्लिश में कॉन्टिग्यूटी, CONTIGUITY। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी किसको बोला जाता है? तो एडविन गुथ्री ने दिया था 1952 में। कब दिया था? 1952 में दिया था। वैसे इसकी डेट कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जहन में ऐसा कुछ हो तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी डेट क्या है एडविन गुथ्री की। तो आप इसको देख लीजिएगा कि 1952 में है। वैसे नॉर्मली मैंने कहा कि पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, ठीक है ना। फिर भी इसको एक बार देख लेना कि इसकी डेट क्या है, एडविन गुथ्री की सिद्धांत की डेट क्या है। इसने जो प्रयोग किया है वो किसके ऊपर किया है? 2 प्रयोग किए थे इसने, याद रखना। कितने प्रयोग किए थे? 2 प्रयोग किए थे। एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और एक प्रयोग किया था इसने खरगोश के ऊपर। तो आपके कंफ्यूज नहीं हो जाए, याद रखना। बिल्ली और खरगोश पे 2 पे इसने प्रयोग किया, याद रखना, ठीक है ना। बिल्ली और खरगोश 2 इसने प्रयोग किए थे। दोनों मैं समझा दूंगा कि क्या प्रयोग किए गए थे। अब अलग अलग किताब, अलग अलग गाइडें जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है कि सर उस किताब में, उस गाइड में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक बिल्ली पे प्रयोग किया गया था, कोई कहता है सर खरगोश पे प्रयोग किया गया था। वास्तव में दोनों पे ही प्रयोग किए गए थे। बिल्ली पे भी प्रयोग किया गया था और खरगोश के ऊपर भी प्रयोग किया गया था। तो इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, याद रखना। बिल्ली और खरगोश दोनों पे प्रयोग किया गया था, समझिएगा। समीपता अनुबंधन, इसमें 2-3 बातें, बहुत छोटा सा सिद्धांत है, याद रखना, बहुत छोटा सिद्धांत है, याद रखना। रेणु जी, ये टॉपिक साइकोलॉजी के हर टॉपिक, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट में, सब में है। लर्निंग टॉपिक ऐसी का कोई ऐसा बिंदु नहीं जो किसी ग्रेड में नहीं हो, सब में है, याद रखना। तो सभी में पढ़ के जाना है। समीपता अनुबंधन स्थानापन्न अधिगम 1952 बिल्ली खरगोश से प्रयोग किया गया, याद रखना। क्या सिद्धांत है ये? इसमें 3 बातें समझनी है। इससे पहले वाला जो सिद्धांत मैंने समझाया था वो ये कहता है, वो चारों सिद्धांत वो कहते हैं कि सीखना जो होता है वो पूर्ण बलन के द्वारा होता है। लेकिन ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सीखने में पूर्ण बलन की कोई भूमिका नहीं है। यानी पुरस्कार, अभिप्रेरणा, दंड, इन सब की उपेक्षा कौन करता है? एडविन गुथ्री। ये सीखने में इस शब्द को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, किसको? समीपता को। यानी ये कहता है कि समीपता ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसने समीपता को महत्वपूर्ण मान लिया। और पहले वाले जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि सीखना अनेक प्रयासों का परिणाम होता है। हम कई प्रयास के बाद सीखते हैं। और ये कहता है कि सीखना हमेशा एक प्रयास का, एकल प्रयास का परिणाम होता है।
इसमें तीसरी और अंतिम बात यह बोली गई है कि सीखना हमेशा अनुक्रिया को उत्तेजक की तरफ स्थानांतरित करना होता है। कि आज मैं अनुक्रिया किसी उत्तेजक की तरफ कर रहा हूं, वही अनुक्रिया यदि मैं किसी दूसरे उत्तेजक की तरफ करने लग जाऊं, मतलब स्थानांतरण है, स्थानापन्न है। ये तीन बातें आपको समझनी है। इसके अलावा मैं पूरा समझा रहा हूं, तो सुनिएगा सुनिएगा। पहली चीज ये कहता है सीखना एस और आर, एस आर मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य किसके माध्यम से होता है? समीपता के माध्यम से होता है। यानी ये एस और आर में समीपता को इंपॉर्टेंट मानता है, ये कहीं भी पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। ठीक है ना? तो पुनर्बलन की उपेक्षा कौन करता है? एडविन गुथ्री। सिंपल सी बात याद रखना, ये पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, किसको महत्वपूर्ण मानता है? समीपता को। नंबर दो, दूसरी चीज ये कहता है कि सीखना एकल प्रयास का परिणाम है। कितने प्रयास का? एकल प्रयास। यानी आप एक सिंगल प्रयास में किसी भी कार्य क्रिया को कर सकते हो और सीख सकते हो, आपको बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो एकल प्रयास को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना है, किसने? एडविन गुथ्री ने। याद रखना, केवल एकल प्रयास को याद रखना। ठीक है, एकल प्रयास को इंपॉर्टेंट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकल प्रयास। ठीक है। तीसरा, अनुक्रिया आर जो रिस्पॉन्स होता है, ये हमेशा आर जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा याद रखना क्या है? वो अनुक्रिया को उत्तेजकों की तरफ स्थानांतरित करना है। मतलब जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हो, ये आप जब नए उद्दीपक की तरफ, ठीक है ना, न्यू स्टिमुलस की तरफ, एस न्यू एस की ओर जब स्थानांतरित कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, इसलिए इसका नाम पड़ा स्थानापन्न का सिद्धांत। क्या पड़ा इसका नाम? स्थानापन्न। तीन बातें समझिएगा। यह सिद्धांत कहता है उद्दीपक अनुक्रिया में, यह सिद्धांत कहता है उद्दीपक अनुक्रिया में जो संबंध स्थापित करता है वो कौन करता है? समीपता करता है। कौन करता है? समीपता। पुनर्बलन की कोई भूमिका नहीं होती। यह सिद्धांत कहता है कि सीखने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? एकल प्रयास का योगदान। किसका योगदान है? एकल प्रयास, सिंगल एफर्ट जो है उसका एक बड़ा योगदान है। तीसरी चीज, अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो होता है उसको नए उत्तेजक की तरफ स्थानांतरित कर देना, ये स्थानापन्न सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्थानापन्न कहलाता है। ठीक है। एसएसटी की बुक नहीं आई संतोष जी, समझ में आ गया? ओके। स्थानापन्न कहलाता है। अब देखो, इसने एक प्रयोग किया था। एक बालक है पीटर नामक बालक। ये कौन है? पीटर। और ये पीटर नामक बालक जो होता है वो एक आंटी है, मिसेज जॉन्स। कौन है आंटी? मिसेज जॉन्स आंटी है। इस मिसेज जॉन्स आंटी को देखकर मुस्कुराता है। ठीक है ना? क्या होता है? मुस्कुराता है, याद रखना। ये पी जो है वो किसको देखकर मुस्कुराता है? मिसेज जॉन्स को देखकर मुस्कुराता है। ठीक है। क्यों मुस्कुराता है? इसका रिस्पॉन्स है, एक प्रकार से इसका एक रिस्पॉन्स है, वो देख के मुस्कुराता है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। ठीक है। अब यदि एक दिन हमने क्या किया, इस पी के सामने हम खरगोश को लेके आ गए। किसको लेके आ गए? खरगोश को। तो जैसे ही पीटर ने खरगोश की तरफ देखा तो वो खरगोश की तरफ भी मुस्कुरा दिया। होता ना अमूमन कि आप जॉन्स को देखकर मुस्कुरा रहे हो, और आज दिन आपने खरगोश को देखा तो आपने वही सेम रिस्पॉन्स जो आपने मिसेज जॉन्स को देख के किया, वही आपने किसको कर दिया? वो आपने खरगोश को देख के देख कर दिया। मतलब जो अनुक्रिया जॉन्स के प्रति करते थे वही अनुक्रिया आपकी किसके प्रति होगी? खरगोश के प्रति। यानी अनुक्रिया का क्या हो गया? स्थानापन्न हो गया। क्या हो गया? स्थानापन्न हो गया। ठीक है। तो ये इसी पे प्रयोग किया गया। तो इसने जो पहला प्रयोग किया है वो किस पे किया है? पीटर और खरगोश के ऊपर। किस पे प्रयोग किया है? ये पीटर नामक बालक है और ये क्या है? खरगोश है। तो पहला प्रयोग पीटर और खरगोश पे किया है। स्नेहा, ये सब क्लासें रिकॉर्ड में डल जाएंगी, चिंता नहीं करें। समझ में आ गया? पहली चीज, एस और आर में समीपता को इंपॉर्टेंट मानता है, पूर्णबल को नहीं। सीखना एकल प्रयास का परिणाम होता है, अलग अलग प्रयासों की जरूरत नहीं। रिस्पॉन्स जो होता है वो नई अनुक्रिया की तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानापन्न बोलते हैं। और इसमें प्रयोग किया गया वो पीटर नामक बालक है जो मिसेज जॉन्स को देख के मुस्कुराता है, और वही प्रतिक्रिया उसने किसके प्रति कर दी? खरगोश के प्रति। यानी सेम अनुक्रिया कन्वर्ट हो गई। इसको स्थानापन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानापन्न। ओके। सर जीके की ऑब्जेक्टिव बुक आ गई क्या? आई नहीं है भाई, अंतिम दौर में है। अब मैं आपको इतनी बार बोल दिया कि अब मैं अपडेट नहीं बताऊंगा आपको, आ जाएगी बस इस वीक, प्रयास ही है। रेट की न्यूज से मन व्यथित हो गया शिव प्रसाद जी। रेट की न्यूज अभी तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, वैसे एक संभावना है 99% की आगे जा रही है। अब ज्यादा टेंशन नहीं लें इन चीजों को लेकर, आप आराम से कर सकते हैं। आज लाइव सेशन करेंगे 9:15 बजे, उसमें चर्चा कर लेंगे इसकी।
उत्तेजना अनुक्रिया के मध्य संबंध कैसे बताओ? समीना समझा क्या बोल रही है? ये समीना है क्या? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध किससे हो रहा है? निकटता जितनी होगी, समीपता जितनी होगी, उतनी जल्दी संबंध स्थापित हो जाएगा। वो पहले वाले कह रहे हैं कि आर पूर्ण बलन की वजह से होता है, और ये कहता है निकटता की वजह से होता है, कि इसके सामने जो आएगा, इसके सामने जो पीटर आएगा, पीटर के सामने कोई भी आ जाओ, इसके नजदीक में कोई भी आएगा तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करता है। मतलब उद्दीपक कौन है? जो सामने है, और रिस्पॉन्स कर रहा है वो अनुक्रिया, तो दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है ना, देख रहा है। जैसे मैं तुम्हें देखूं और देख के मुस्कुरा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा तेरा और मेरा क्या हो गया? तेरा और मेरा क्या हो गया? एस और आर के मध्य संबंध स्थापित हो गया। बस यही है। बाकी सोच मत लेना कि तू अपना कोई ऐसा संबंध स्थापित हो गया, बट बता रहा हूँ तेरे को, एक बात उदाहरण दिए मैंने, कहीं तू भावनाओं में, ख्यालों में खो जाए, रात को नींद नहीं आए। तो एग्जाम फरवरी में नहीं होना धोखा है। नितिन जी अभी तो कुछ पता नहीं, क्या पता फरवरी लास्ट में करवा दें लोग। आईसीटी बहुत अच्छे से आपको करवाई है सर ने, मैं समझा दूंगा, एक बार रिपीट करवा दूंगा उसका, ठीक है? ओके ओके, वेरी गुड। ये तीनों समझ में आ गए? सभी ना करिए ओके ओके, डबल ओके लिखा है इसने, मतलब एग्जाम्पल जब इसका दिया ना तो इसके इतना सटीक समझ में आया, पूछो मत। अब देखना, ये तीन बातें याद हो गई, ठीक है? अब देखना, समसा कंप्लीट नहीं हुआ। वंदना जी वैसे समसा सिलेबस में है नहीं, बट समसा सर करवाएंगे वो, क्योंकि वो खुद समसा से जुड़े हुए हैं। वो जो सर ने, जिन्होंने समसा का डाला ना, वो सर खुद समसा के ही हैं, नोडल, मतलब उपनिदेशक हैं समसा के। तो वो ज्यादा बढ़िया बता देंगे आप लोगों को, चिंता नहीं किया करो आप। आपको जो करवाया जा रहा है या मैं करवा रहा हूँ, सब बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है? और मैं जो सर भी करवाएंगे उसको भी मैं खुद ब्रीफ करूंगा, याद रखना। मान ली कोई टॉपिक सर ने करवा दिया और आपको लगा कि नहीं सर आप और करवा दो, तो मैं उसको ब्रीफ करूंगा, मैं समझाऊंगा। आईसीटी में खुद समझाऊंगा एक बार दोबारा से, एक सार बता दूंगा, वहीं से प्रश्न आ जाएंगे। चिंता ना किया करें, धीरे सर पे विश्वास रखा करो, सब बढ़िया होगा। साइकोलॉजी की ऑब्जेक्टिव बुक मेरी आएगी, टेंशन मत लो। ओके, एस आर एकल प्रयास, आर स्थानापन्न, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना इसमें चौथी और अंतिम बात, ये कहते हैं इन्होंने सीखना का एक नियम दिया था, नवीनता का नियम, ठीक है? नवीनता का नियम किसने दिया है? तो नवीनता का नियम किसने दिया था? ये एडविन गुथ्री ने दिया। और इन्होंने जो दूसरा प्रयोग किया था ना, हॉर्टन के साथ मिलकर 1947 में, जो दूसरा प्रयोग किया था ना हॉर्टन के साथ मिलकर बिल्ली पर, ठीक है, 1947 में इन्होंने एक प्रयोग किया था, देखना। ये सिद्धांत 1952 में आया था, प्रयोग 1947 में बिल्ली पे किया था इन्होंने। किस पे किया था? बिल्ली पे। इसके आधार पर इन्होंने नवीनता का नियम दिया। अब कह दो गुरु जी नवीनता का नियम क्या है? तो इन्होंने एक प्रयोग किया कि ये देखिए, ये देख ऐसे कुछ है, ये जार है और ये बिल्ली है। ये क्या है? बिल्ली मान लो कि बिल्ली है। विशेषता ये है कि इस जार के शरीर का कोई भी अंग यदि टच हो जाएगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली इधर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? कि बीच में हमने एक अवरोधक लगा रखा है, इसके शरीर का कोई भी अंग यदि टच होता है तो बिल्ली जो है इसको टच करेगी और वो बिल्ली क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। किसको टच करने के बाद? इसको टच करने के बाद। कब आएगी? इसको टच करने के बाद बिल्ली बाहर आएगी, ठीक है? हो रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब जैसे मान लीजिए बिल्ली ने 10 अनुक्रियाएं की, कभी उसका सिर लगा, कभी उसका कान लगा, कभी पैर लगा। लास्ट दिन में 10 अनुक्रिया में की 10वीं अनुक्रिया में इसकी पूंछ लगी। पूंछ लगने से खुल गया। अगले दिन बिल्ली को फिर आपने बंद किया, तो बिल्ली आते ही सबसे पहले किस अंग को लगाएगी? अपनी पूंछ को लगाएगी। कहने का मतलब है अपन जितने भी रिस्पॉन्स करता है दिन में, उनमें जो सबसे अंतिम रिस्पॉन्स होता है उसको अपन अगले दिन दोहराते हैं, सीख जाते हैं। इसको बोला गया है नवीनता का नियम। यानी आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, इसे प्रश्न नहीं आया है। नवीनता का नियम किसने दिया है? ये गुथ्री ने दिया है, कि हम विभिन्न अनुक्रियाएं जितनी भी करते हैं उनमें से अंतिम अनुक्रिया को करना सीख जाते हैं। इसे अपन कौन सा नियम बोलते हैं? नवीनता का नियम। हम जितनी भी अनुक्रियाएं करते हैं उनमें से अंतिम अनुक्रिया को हम करना सीख जाते हैं। ये कौन सा नियम है? नवीनता का नियम। एकल प्रयास का मतलब है ना कि एक बार में सीख रहा है। जैसे उसने, पीटर ने मिसेज जोन्स को देखकर मुस्कुराया, अब वो खरगोश को लाया तब भी वही रिस्पॉन्स किया, तो एक ही बार में उसने सेम रिस्पॉन्स कर दिया, इसलिए वो एकल प्रयास है। शिव प्रसाद जी, पशुओं में सकारात्मकता नकारात्मकता, देखिए सकारात्मकता और नकारात्मकता सब में होती है। जब पशु का बीमार होता है या उसके आप बच्चे को दूर लेके जाओगे तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन आएगा उसमें, तो उसका मूड अजीब हो जाता है, वो गुस्सा करता है, वो बार बार रंभा रही है, तो वो ये सब नजरिए हैं।
जानवर भी फील तो करता है, फीलिंग्स तो सब में होती हैं। ठीक? राजेश जी, आपको जो टेस्ट लिए जा रहे हैं ना आपके साइकोलॉजी में, उसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सब पेपर आ जाएंगे, चिंता नहीं करें आप। योजना वाला टॉपिक मतलब कौन सा? विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, वो तो शायद अभी करवाया नहीं। साइकोलॉजी का एजुकेशन सब डल जाएंगे राजेश जी, चिंता नहीं करें, सब बता देंगे। ये समझ में आ गया नवीनता का नियम? मतलब चार ही बातें हैं इस सिद्धांत में। एक अंतिम बात इसने बोली थी कि उत्तेजक प्रतिमान, ठीक है ना, इसने एक लाइन बोली है, लिखो तो लिखा ना, फर्स्ट ग्रेड में आया था। एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है। समझ रहे हो आप? एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो आप। एक उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, ये आया हुआ प्रश्न है। एक उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होता है तो उस प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित करने की योग्यता रखता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसने एक स्टेटमेंट दिया था, एक उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होता है तो उस प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित करने की योग्यता रखता है। उसी प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित करने की योग्यता रखता है। जैसे मान लीजिए मैं एक उत्तेजक प्रतिमान हूं और मेरे को देखकर एक प्रतिक्रिया होती है, जैसे आप मेरे को देख के कहते हो कि सर रोजाना आया करो, 20 मिनट आ जाओ, 30 मिनट आ जाओ, क्लास रेगुलर लिया करो। तो आपने जैसे कहा, अब मेरे को जैसे देखा तो मान लो आप में पॉजिटिव वाइब्स आई कि यार सर आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं जब भी तुम्हारे सामने कहीं भी आऊंगा, कहीं भी आऊंगा, होता ना कई बार, जैसे कि मैं परसों में जयपुर गया था, यूं ही अचानक इमरजेंसी में, शादी में कोई जाना था, लेट हो गई थी, तो मैं टोंक फाटक में, हमारे दोस्त थे, मैं वहाँ टोंक फाटक मतलब टोंक फाटक नहीं, अपना गोपालपुरा जो बाईपास है, जो स्वाद रेस्टोरेंट है, उसकी गली में एक चाय है, स्वामी टी स्टॉल, तो वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त हैं आरएस, दोनों आरएस मित्र थे, और हम तीनों बैठ के, मैं ऐसे ही पीता हूँ, कभी मैं नहीं डेकोरम मेंटेन नहीं करता कि मैं, मेरा नाम है ये, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। तो वहां एक बच्ची जो आई, कुछ बच्चे भी थे, ठीक है, तो बच्ची आई तो पास खड़ी होके भावुक हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए, सर आपको मैं रियल में पढ़ते हुए देख रही हूँ। अब वो पॉजिटिव वाइब्स थी उसमें, वो क्या थी उसमें? पॉजिटिव वाइब्स थी। मतलब मैं जहां भी तुम्हारे सामने आऊंगा ना, तो तुम मुझे देख के खुश होते हो ना, वैसे जब भी मुझे देखोगे तो वही रिस्पॉन्स आएगा। ये कहना चाहता है, एक उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह उत्तेजक प्रतिमान दोबारा आता है तो उसी प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित करने की योग्यता रखता है। समझ में आ रही बात? उस प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित करने की योग्यता रखता है। व्हाइट बॉक्स शिव प्रसाद जी होता है कि आप जन्मजात रूप से कुछ मानसिक क्रियाएं लेके आते हो। ब्लैक बॉक्स तो ये होता है कुछ नहीं लेके आते। और व्हाइट बॉक्स ये कहता है कि मानसिक क्रियाएं आपके अंदर मौजूद होती हैं, यानी वंशानुक्रम की भूमिका होती है, आंतरिक क्रियाओं को स्वीकार करता है। ये व्हाइट बॉक्स है। कल की क्लास जो होगी उसमें संज्ञानवाद को स्टार्ट करेंगे, वहां समझाऊंगा। तो ये चारों याद रखना। एक अंतिम चीज जो आपको एडविन गुथ्री में देख के जानी है, नाम याद रख लेना, समीपता अनुबंधन स्थानापन्न अधिगम, सीखना एकल प्रयास का परिणाम, पूर्ण बल का विरोध किया है, समीपता को इंपॉर्टेंट माना, नवीनता का नियम दिया है, बिल्ली खरगोश से प्रयोग किया है। इसने 3 नियम बताए हैं कि अपन कोई भी आदत को जब बनाते हैं ना बच्चों में, तो उसमें आदत निर्माण के 3 नियमों की चर्चा की है इसने। कितने नियमों की चर्चा की है? आदत निर्माण के 3 नियमों की बात की है किसने? एडविन गुथ्री ने। तो इसके 3 नियम क्या हैं आदतों की, उनको हल्का सा नाम देख लेना। पहला नियम है आदत निर्माण के 3 नियम। पहला नियम, सीमा या देहली विधि। सीमा या देहली विधि, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, सीमा या देहली विधि याद रखना क्या है। ये 3 विधियां, इन तीनों को नाम देख लेना, मैं समझा रहा हूं आपको। एक इन्होंने बताई थी थकान विधि, फटिक विधि, और एक बताई थी परस्पर विरोधी, परस्पर विरोधी उद्दीपन, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। 3 विधियां हैं। कोई भी जो आदत होती है, उस आदत के निर्माण में 3 विधियों का बड़ा योगदान होता है। पहली सीमा या देहली विधि, दूसरी थकान विधि, और तीसरी है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। ये 3 प्रकार की विधियां याद रखना, समझिएगा इनको।
ज्यादा प्रश्न नहीं आए, बट फिर भी अपन ये मान के चलेंगे, मान लो आ जाता है यहाँ से प्रश्न तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या है सीमा देहली थकान विधि? सीमा देहली का मतलब है, मान लो आपको क्रोध आता है, ठीक है ना, तो जो संवेगात्मक मतलब जैसे गुस्सा आपको बहुत आता है, क्रोध बहुत, संवेगात्मक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं थ्रेशोल्ड। कि आपको संवेग मतलब गुस्सा इस लेवल पे आता है, तो हम उस उद्दीपक की तीव्रता को एकदम उस लेवल पे ले आते हैं जहां से आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होना लग जाएगा। आपने कई बार देखा, जैसे फिल्मों में होता था, एक घोड़ा होता है, उस घोड़े पे पहली बार अचानक आदमी को बैठाओगे तो घोड़ा बैठाएगा नहीं, उसको भगा के गिरा देगा, क्योंकि उस घोड़े को आदत नहीं है। लेकिन जब उस घोड़े को अपन अश्वशाला में प्रशिक्षण ले जाते हैं तो उस घोड़े पे पहला कपड़ा रखते हैं हल्का सा, फिर 2 कपड़े, फिर 10 कपड़े, और धीरे धीरे उस घोड़े को अपन अभ्यास करवा देते हैं कि जब वो 2 आदमियों को भी बैठाएगा तो वो घोड़ा गिराएगा नहीं, याद रखना। क्यों नहीं गिराएगा? क्योंकि उसने उद्दीपक को सहन करने की एक निर्धारित सीमा को प्राप्त कर लिया है। आपको क्रोध जब आता है, आपको अवांछित अनुक्रिया आप जब भी करते हैं, तो उस अवांछित अनुक्रिया को कम करने के लिए धीरे धीरे आपको ऐसा अभ्यास करवाया जाता है कि उस लेवल तक आपको वहां तक क्रोध आना बंद हो जाएगा, याद रखना। तो ये सीमा देहली या थ्रेश होल्ड विधि है, समझ में आ गया? किसी भी संवेगात्मक अनुक्रिया को कम करने के लिए उत्तेजक की सीमा को वहां तक कम कर देना, ठीक है, ये सीमा या देहली विधि, याद रखना। हाँ, यही गांव के ऊंट के पहली बार गाड़ी जोड़ने पे होता है। वेरी गुड शिव प्रसाद बेटा, यही होता है। लेकिन धीरे धीरे भी ऊंट ने फिर आप अभ्यास करवावा, तो बाद में भी ऊंट ने अभ्यास हो जाए, वो आराम से भी गाड़ी ने आराम से अपने ऊपर गिरवा ले। ठीक है ना, कहने को मतलब है धीरे धीरे उसको फील करवाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से आदत। तो वही अपन बच्चे के संवेगों के साथ कर सकते हैं। बच्चे को जब गुस्सा आता है, धीरे धीरे उसके सामने हम ऐसी सीमा, ऐसा उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं कि धीरे धीरे उसको उस चीज के ऊपर गुस्सा आना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ देता है। सर मैं रिंकू हूँ, क्या कर रही है बेटा रिंकू? 2 ग्रेड का पेपर का कोई दे रखा है तो 15 लाख में क्या? सर जी कुछ बताया है? 15 लाख में ऐसा कुछ नहीं होता है रिंकू, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसे लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि 15 लाख रुपए में ऐसा पेपर वेपर आने लग जाएगा। कोई भी जो पैसे वाले हैं उनके सबके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए नरेंद्र वर्मा जी, टेस्ट सीरीज तो हम फिलहाल स्टार्ट कर रखी है, बुक्स और नोट्स आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे अपनी एजुकेशन ऐप पे, ठीक है ना? ओके। थकान विधि हो गई, थ्रेश होल्ड हो गया, थकान विधि हो गया। परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि क्या है? दूसरी विधि है थकान। थकान में क्या होता है? यही होता है, जैसे थकान का मतलब है, मान लो आप में कोई गलत आदत हो गई, तो उस गलत आदत को छुड़वाना तो अपन थकान विधि का प्रयोग करेंगे। किस थकान विधि का प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसमें गलत हैबिट बन गई कि यार वो एक चीज को अनावश्यक रूप से करता है, जैसे माचिस की तीली लेके उसको बार बार जला के फेंकता है, तो गलत है वो। अब घर वाले कहेंगे बेटा ये मत जलाया कर, वो कह जलाऊंगा, बेटा मत जलाया कर, जलाएगा। आप एक दिन एक काम करो, उस बच्चे को 5-10 माचिस के पैकेट ला के रख दिए, बेटा अब जला, टूट दे दो उसको। वो बार बार जलाएगा, बार बार जलाएगा, थक जाएगा वो, और उस कार्य के प्रति उसमें नफरत पैदा हो जाएगी, और धीरे धीरे उसे जलाना वो बंद कर देगा। ये मतलब उस कार्य के प्रति एक फटीक होने से, थकान होने से भी अपन उस गलत हैबिट को छोड़ देते हैं। तो ये थकान विधि इस प्रकार से होती है कि जिस नेगेटिव कार्य को कर रहा है उसको इतनी बार करवाओ कि धीरे धीरे उसमें उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए। और तीसरी है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। इसमें जिस उद्दीपक के प्रति आप कोई रिस्पॉन्स करते हो, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला उद्दीपक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धीरे धीरे आप कंडीशनिंग उसके साथ कर लेते हो। जैसे कईयों के मकान होते हैं रोड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के पास, तो वहां आवाजें आती हैं बहुत तेज, जोर जोर से, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं बेचारे, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब वो क्या करूं उन बच्चों को पढ़ने के लिए? कि जब वो पढ़ाई किताब लेके बैठते हैं, वो आवाज आती है तो कहते हैं मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। उस समय वो आवाज आए तो उसको उसका सबसे फेवरेट उपन्यास दो, कॉमिक्स दो, ठीक है, ऐसी कोई चीज दो जिससे उसका मन जो है वो उस वस्तु की तरफ लग जाएगा, और धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी कि वो ट्रेन जा रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, उससे वो आवाज विचलित नहीं कर पाएगी। इस प्रकार इन तीनों विधियों का अपन आदत निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। फिरोज खान जी, 5 फरवरी का एग्जाम को लेकर अभी मुश्किल है, कंफर्मेशन मुश्किल है। ओके, तो ये समझ में आ गया एडविन गुथरी? ये गुथरी मैंने कंप्लीटली आप लोगों को समझा दिया है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत सब पूरे हो गए। कल की जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें संज्ञानवादी होगा। संज्ञानवाद में जीन पियाजे मैंने विकास में पहले ही पढ़ा दिया, तो अपन
कोहलर, कॉफका, मैक्स वर्दीमर, कुर्ट लेविन, एडवर्ड टॉलमैन, इन सबको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आयुष, वनपाल का पेपर बिका था 6 लाख में। आपने देखा कि वनपाल का पेपर आया था क्या? ऐसा क्या आपने देखा हो 6 लाख में बिका हो फिर आया हो? बताओ, ऐसा होता है क्या? मुझे तो लगता नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो ट्राई कर लो। मन का भरम क्यों रखो? भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसी चीजें होती हैं। अफवाहें ज्यादा होती हैं इन चीजों में। ओके, ठीक है। तिलक तो इसलिए बेटा आज स्कूल गया था मैं, मेरी पुरानी स्कूल, तो उन्होंने प्रोग्राम किया था तो वहां मैंने हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।